जी नमस्कार दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल टारगेट सक्सेस पॉइंट पर। आप अपनी मेहनत व लगन से हर मुश्किल से निपट सकते हैं। आप होंगे एक दिन सफल जरूर, अपनी मेहनत जारी रखें। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको पिछले वीडियो मैंने प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ाए थे। देखते हैं समय कम है, औसत से संबंधित कुछ प्रश्न ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। प्रश्न कह रहा है पांच संख्याओं का औसत 7 है। 7 है। नई संख्या सम्मिलित करने पर नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 3 नई संख्याओं का बताएं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। क्या 5 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो औसत है आपका 7। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस समझते जाना आपको। औसत है 7, कुल योग है कितना, कुल योग नहीं मालूम है। 8 संख्या, संख्या कितनी 8 हो जाएगा 8 सत्ते 56, कुल योग हो जाएगा 56। ठीक है, सॉरी 5 संख्या, 5 संख्याओं का औसत, ये तो आगे कह रहा है, तो 7 पन्ना 35। ठीक है, आगे कह रहे हैं नई संख्या शामिल करने पर नई संख्याएं शामिल करने पर 8 संख्याओं का औसत हो जाता है 8.5। तो औसत की जगह रखेंगे 8.5। ठीक है, और कुल योग बटे 8 संख्याएं। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो 8 का गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 8 से 4, 8 अट्ठे 64, 4 68। ठीक है, तो कह रहा है 3 नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 5 संख्याओं का औसत था 35, 8 संख्याओं का औसत है 68। ठीक है, तो 35 68 में से 35 घटा देंगे, आपका बचेगा 33। ठीक है, तो कह रहा है 3 नई संख्याओं का औसत बताइए। तो 3 नई संख्याओं का औसत, तो औसत हो जाएगा 3 नई संख्याओं का जो कुल योग है 3 संख्याओं का 33/3 11। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 3 नई संख्याएं जो सम्मिलित हुई थी उनका कुल योग 33 था। ठीक है, देख सकते हैं आप। आपको प्रश्न को समझना है, ठीक है, डिटेल में आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतने आप परफेक्ट होंगे। ठीक है, और आपको ये सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे यही आना है। ठीक है, आपको रफ पेज देना है, ऑफलाइन पेपर है शायद। ठीक है, आपको सीधे कैलकुलेशन करना है। आप यदि इतने इसको इस तरीके से समझेंगे तो आपको स्ट्रक्चर वो दिमाग में रहेगा, ये स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा, आपको सब लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे आपको कैलकुलेशन करना है अपने माइंड में। आपको प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही आपको
समझ में आ जाएगा। आपको पेन लेना है, सीधे कैलकुलेट करना, आंसर निकाल। लेकिन ध्यान ये रखना है आंसर सटीक निकलना चाहिए, परेशान नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करना है, प्रश्न को अच्छे से समझना है। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर सकते, समझ सकते हैं इसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेरा 8 क्रमिक संख्याओं का औसत क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी तथा बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत बताएं। ठीक है, देख लेते हैं। 8 क्रमिक संख्याएं। 8 क्रमिक संख्याएं क्या होती है? x धन 1, x धन 2, x धन 3, x धन 4, x धन 5, x धन 6, x धन 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कह रहा है इनका औसत कितना? 6.5। तो औसत है कितना? 6.5 बराबर, इनको जोड़ देंगे, कुल योग ये आपकी क्रमिक संख्या है, इनको जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 x धन 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28। ठीक है, बटे संख्या कितनी है? 8, नीचे 8 हो जाएगा। देख लेते हैं, 6.5 का गुणा 8 में कर देंगे, इधर क्रॉस गुणा 8x धन 28। ठीक है, 8 का गुणा करेंगे 6.5 में, 8 5 40, 8 से 4, 8 6 48, 4 52। ठीक है, बराबर 8x धन 28। ठीक है, हो जाएगा 8x बराबर 28 जाएगा उधर, तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो 8x बराबर यहां पर आपको बचेगा 24। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 8 या 24, x बराबर 3। तो प्रश्नानुसार कह रहा है उनमें से सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या x है, सबसे बड़ी संख्या x धन 7 है, तो औसत बताना है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी x यानी कि 3, और x का मान यहां रखेंगे 7 और 3 10 बटे हो जाएगा 2, यहाँ पर आप हो जाएगा 13 बटे 2, यहाँ पर रख दे 6.5। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप इसे फटाफट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और भी अन्य कई तरीके इसको हल करने के। ठीक है, आपको जो तरीका सरल लगे, जिससे आप अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों को हल कर पाए, अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स दे सके, उस तरीके से आप हल करें। लेकिन आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, आपको देखो दोस्तों, बच्चे एग्जामिनेशन में ट्रिक्स याद करते हैं, मैथमेटिक्स की कोई भी बुक है उसमें ट्रिक्स याद करते हैं। ठीक है, जो ट्रिक्स होती है वो कुछ क्वेश्चंस के लिए होती है। अब कोई प्रश्न जैसे एग्जाम में आ गया, उसमें एक लाइन घुमा दी तो वो ट्रिक वहां फेल हो जाती है। तो हमें मैथमेटिक्स में बेसिक तैयारी रखना है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है,
और यदि आप क्वेश्चन को समझेंगे, बेसिक आधारभूत तैयारी होगी, तो आप कोई भी क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 15 है। 15 है, 15 परिकलित किया गया, बाद में पता चला कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है? ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया, यानी कि 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया, यानी कि 15 औसत है, तो कुल योग बटे, आप जानते हैं औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, तो 10 संख्या है। ठीक है, तो कुल योग हो गया 150 प्रश्नानुसार। ठीक है, बाद में पता चला कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या को 36 से 26 पढ़ लिया गया, यानी कि जो हमने संख्या जोड़ी होंगी 10, उनमें से एक 36 होगी, उसको 26 पढ़ लिया गया धोखे में, यानी कि 36 में से 26 कितना कम है? 10, यानी कि यहाँ पर 10 का अंतर रह गया, यानी कि 10 संख्या थी वो कम हो गई, इसलिए इसका जो औसत गलत निकला। ठीक है, अब क्या करना है? इसी 26 को 36 से घटा देना है, जो 10 अंतर है उसको यहाँ जोड़ देना है, यानी कि 10 कम हुआ होगा तभी तो गलत निकला औसत। ठीक है, संख्याएं 10 देखते हैं। ठीक है, तो अब सही औसत क्या हो जाएगा? सही औसत हो जाएगा कुल योग यानी 150 धन 36 में 26 घटाएंगे 10, यानी कि 36 को 26 पढ़ लिया, यानी कि 10 छूट गया। ठीक है, तो अब सही औसत में 10 जोड़ेंगे, बटे संख्याएं उतनी ही है 10, हो जाएगा 160 बटे 10, हो जाएगा 16। ठीक है, देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एग्जाम में पढ़ना है, सीधे यहां आना है इससे। ठीक है, आपको इसे पढ़ना है, ठीक है, ये लाना है सीधे से, रफ पेज उठाना है, सीधे सॉल्व करना है, और ध्यान रखना है, बहुत धैर्य के साथ काम लेना है, आंसर गलत नहीं होने देना है, आंसर को सही निकाला, कैलकुलेशन बहुत अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन समझ भी जाते हैं, उनको आता भी है, लेकिन जल्दबाजी में कैलकुलेशन में गड़बड़ेशन हो जाती है और आंसर उनका गलत हो जाता है। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसे आप। बताते हैं अगला क्वेश्चन आपको।
कह रहा है किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा अंतिम 4 दिनों का तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड है तो चौथे दिन का तापमान क्या था? तो चौथे दिन का तापमान क्या था? ठीक है, देखते हैं इसका सलूशन। क्या किसी सप्ताह के कुल 4 दिनों का औसत, तो सीधे सीधे आपको औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, तो 37 डिग्री टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर बराबर किसी सप्ताह के 4 दिनों का, 4 दिनों कह रहा है, सप्ताह को ध्यान रखना है 4 दिनों का, यानी कि यहाँ पर कुल ताप कर देंगे बटे 4, तो हो जाएगा प्रथम 4 दिनों का कुल तापमान 37 के 4 में गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 के 12 2 14। ठीक है, प्रथम 4 दिनों का 148 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है तथा अंतिम 4 दिनों का तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो सीधे सीधे औसत तापमान है 41, औसत बराबर कुल ताप बटे अंतिम 4 दिनों के, यहाँ पे 4 का भाग देंगे, ये भी हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 41 में, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि कुल ताप 4 एकम 4, 4 चौक 16 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, ज्यादा यहाँ डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, औसत तापमान 37, ठीक है, कुल ताप बटे संख्या 4 दिनों का। ठीक है, आगे के अगर अंतिम 4 दिनों का 41 है तापमान औसत, ठीक है, औसत तापमान है ये, औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड, कुल ताप बटे 4, तो कुल ताप हो जाए 164 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है यदि पूरे सप्ताह का, यानी कि सप्ताह यानी 7 दिनों का, ठीक है, तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कुल ताप बटे, अब सप्ताह करें तो 7 का भाग देंगे, ठीक है, 7 का गुणा करेंगे 39 में, 7 नंबर 63, ठीक है, हासिल 6, 7 के 21 और 6 21 हो जाएगा 27, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कह रहा है चौथे दिन का तापमान क्या होगा, यानी कि 4 दिन का ये तापमान है, 4 दिन के तापमान, यानी 8 दिन के तापमान में 7 दिन का तापमान घटा देंगे, तो चौथे दिन का तापमान। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 148 और 164 273, 8 4 12 हासिल 2, हासिल 1, 8 4 12 हासिल 1, 6 4 10 11 हासिल 1, 312 माइनस 273, 312 में 273 घटा देंगे, कितना बचेगा, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर हो गया इस तरीके से। और कुछ लोग एक ट्रिक भी याद रखते हैं, 37 धन, मैं
प्रथम 4 दिनों का औसत और अंतिम 4 दिनों का औसत 37 धन 41/2। ठीक है, यहाँ पर 7 1 8 4 3 7, तो 2 3 6 2 9 18। ठीक है, तो इस तरीके से भी लोग सॉल्व करते हैं। अक्सर बुक्स में इस टाइप की ट्रिक्स दी होती है, लेकिन आप ये तभी कर पाएंगे जब आप इसे समझेंगे। इसको आप समझेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। ये आपको तभी आएगा जब आप इसे आप किसी प्रश्न को डिटेल में समझेंगे। आपको एग्जाम में प्रश्न को समझना है, सीधे यही आना है, ये डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसे। बताते हैं अगला प्रश्न। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा एक परीक्षा के 100 छात्रों को औसत प्राप्तांकों 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में उसका सारणियक, यानी कि जांचकर्ता सारणियक उसे कहते हैं, उसका सारणियक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है। गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त करता है। और 58 का औसत प्राप्त करता है। तदनुसार छात्रों के वास्तविक प्राप्तांकों का औसत कितना है? वास्तविक प्राप्तांकों का औसत कितना है? ठीक है, देखते हैं। 100 छात्रों का औसत, इस प्रकार का सवाल हम आपको बता चुके हैं, फिर भी देखते हैं। एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों को गणना में उसका सारणी गलती 86 जो है 68 अंकित कर देता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, औसत कितना प्राप्त करता है? 58। ठीक है, अब देखते हैं इसे दोस्तों। औसत बराबर हो जाएगा कुल योग बटे कुल संख्या। आपको सूत्र को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो कुल योग हो जाएगा 58 गुणा 100। ठीक है, क्योंकि 100 छात्र हैं, हो जाएगा 5800। ठीक है, अब 68 और 86 में अंतर कितना है? 86 में से 68 जाएंगे, आपको बचेगा 18। ठीक है, तो सीधे सीधे आपका हो जाएगा वास्तविक औसत बराबर 5800 धन 18/100। ठीक है, हो जाएगा 5800 18/100, तो आंसर रहेगा 58.18। ठीक है, ये आपका वास्तविक औसत है। देखिए दोस्तों, मैंने प्रश्न को पढ़ा, सीधे अपने आप कैलकुलेट किया, सीधे हम आ गए आंसर। ठीक है, तो आपको प्रश्न को समझना है। ठीक है, आप प्रश्न को जितने अच्छे तरीके से समझेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे आपको कॉपी कलम उठाना है, रफ पेज उठाना, सीधे कैलकुलेट करना, आंसर निकालना। केवल जरूरत क्या है? प्रश्न को समझने की, ये क्या कह रहा है। ठीक है, देखते दोस्तों, इसे मैंने शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, आपको फिर से
इसको आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। आप उस तरीके भी कर सकते हैं यदि आप कुछ समझ रहे होंगे प्रश्न को। देखिए दोस्तों, 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक को गणना में उसका सारणीय गलती 68 रख देता है, तो जब गलती से 68 रख देता है तब का औसत 58, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, औसत कितना है 58 बराबर कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है 100 छात्र। 100 छात्रों का औसत कब है, जब उसने 86 जगह 68 रख दिया, तो कुल योग हो जाएगा 5800। ठीक है, अब कह रहा है 86 जगह 68 अंकित कर देता है। ठीक है, तो इसका अंतर 86 और 68 का अंतर होगा 18। ठीक है, तो जब 68 जगह 86 या 68 रख दिया गया, यानी कि उसमें से 18 कम हो गया, यानी कि इसमें से 18 कम हो गया, तब औसत निकला आपका 58। ठीक है, तो हमें सही औसत निकालने के लिए हमें इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कुल योग 5818। ठीक है, अब कह रहा है वास्तविक औसत, तो सही औसत हो जाएगा कुल योग कुल संख्या। ठीक है, तो कुल योग 5818 और संख्या वही रहेगी, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल संख्या में परिवर्तन हो गया था बटे 100, तो 5818 ये आपका सही औसत है। इसे आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं किस तरीके प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और बाकी तो एग्जाम टाइम आपको यही करना है, प्रश्न को समझना है, सीधे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नोट कर सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 गुणा 58। ठीक है, धन 86 माइनस 68, यानी कि जो हमने अंतर निकाला था। ठीक है, 100 गुणा 58 धन 86। ठीक है, 5800 धन 18 बटे 100 बराबर 5818 बटे 100 बराबर 58.18। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कई कई प्रश्न समझा दिए जाते हैं बुक्स में, लेकिन ये पोर्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, तो आप यदि इसको समझ लेंगे तो आपको ये जो शॉर्ट में बताया है इस टाइप में आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको समझने के लिए इस तरीके हल करना है, बस एग्जाम में आपको यही करना है। ठीक है, यदि आप प्रश्न को समझेंगे, आपको लगाने का तरीका मालूम होगा, तो आप जल्दी से जल्दी प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बताते हैं अगला प्रश्न। तेरा 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया गया
ठीक है, तो सही औसत मान ज्ञात कीजिए। करेक्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों, 20 गुणा 97 धन 97 माइनस 79 बटे 20, ठीक है। आप यदि समझ रहे होंगे तो इसको भी समझ रहे होंगे, नहीं तो आप दूसरे तरीके भी हल कर सकते हैं जो मैंने पहले आपको तरीका बताया, ठीक है। इसमें आपको गुणा करना है 2 सत्ते 14, 2 18 1 19, ठीक है। धन 97 में से 79 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18, ठीक है, बटे 20। इसे जोड़ देंगे, हो जाएगा 8 5 1 9, ठीक है। 20 का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। सॉरी रॉन्ग हो गया, औसत यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 79 लेके 75 रखना था। देखते हैं डिटेल में। 20 प्रश्नों का औसत मान 75 है, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे संख्या, कुल संख्या। तो औसत निकला 75, कुल योग संख्याएं 20, ठीक है। तो कुल योग हो जाएगा 20 का 75 गुणा करेंगे, 75 गुणा 20, ठीक है। $1500, ठीक है। कह रहा है 97 की जगह 79 रख दिया गया, ठीक है। 97 में से घटाएंगे 79 तो हो जाएगा 18, ठीक है। तो सही औसत हो जाएगा 1500 में 18 जोड़ देंगे। देखिए 97 और 79 का अंतर, ठीक है, और जो प्रेक्षण थे 20 ही थे, ठीक है। तो 1518 बटे 20, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, देखिए आपका कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। देखिए आपको करके दिखाते हैं। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 9 18 बटे 2 धन 20, ठीक है। अब इसमें नीचे 10 है तो 75.9 यानी 75.9, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट में देख लेते हैं, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको बता भी चुके हैं इस टाइप के, पहले भी आप प्रैक्टिस करिए इस टाइप के। कभी कभी होता क्या है 79 जगह 97 पढ़ दिया गया, यानी कि जो ये संख्या है इसकी जगह 79 रख दिया गया और इसकी जगह 97, यानी कि 79 को 97 में पढ़ दिया गया, यानी कि 18 जो वास्तविक योग था उसमें 18 बढ़ गए, तो हमें यहाँ पर 18 घटाना पड़ेगा इसी सवाल में। लेकिन यहाँ क्या है 97 की जगह 79 पढ़ दिया गया, यानी कि कम 18 कम लिखा गया, तो हमें 18 जोड़ना पड़ेगा। देख लेते हैं, 75 गुणा 20, ठीक है, धन 97, ठीक है, बटे 20, ठीक है। ये दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, सेकंड मेथड। तो आपको देखिए यही सब यहां हो रहा है, आप ये सब समझेंगे तो ये आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। 75 गुणा 20 में करेंगे 1500 धन 18 बटे 20, तो आपका हो जाएगा 1518 बटे 20, वही आंसर हो जाएगा 75.9, ठीक है, 75.9, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं प्रश्न को, आप यदि इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान ये रखना है, कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम के समय का।
क्योंकि आप सब कुछ समझ लेंगे, प्रश्न आपको समझ लेंगे, जल्दबाजी में संख्याएं इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, बस वही बच्चे रिपीट खा जाते हैं और सटीक आंसर नहीं निकलता, कंफ्यूज हो जाते हैं और जो प्रश्न हल होने लायक होता है, ठीक है, जो आपको 1 अंक दे सकता है, आपके स्कोर में बढ़ोतरी कर सकता है, वो प्रश्न गलत हो जाता है और समय का भी अभाव रहता है। क्योंकि देखिए जो परीक्षा का समय होता है उसमें आपको बहुत जल्दी समय गुजरता है वहां पर, ठीक है, तो प्रयास यही करना है, आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही रखना है, टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान में रखना है, कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले पकड़ना है, कौन सा सब्जेक्ट हमें इसके बाद पकड़ना है। तो दोस्तों आज हम इसी को लेकर आपको हम बताते हैं कि जब भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में एग्जाम दें तो उसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं, जीएस, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जीएस, ठीक है, जनरल स्टडी, जीके को कवर करना है, क्योंकि यदि उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको टिक करना है, क्योंकि यदि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो आपके माइंड को तुरंत टच करेगा, आप उसको तुरंत टिक करेंगे, ठीक है, उलझना नहीं है, उसी के बारे में सोचना है बैठे, कौन होगा कौन नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको पढ़ना है। यदि आपने पढ़ा है, आपके दिमाग को तुरंत टच करेगा, आप उसको तुरंत टिक करेंगे। हालांकि इतनी जल्दबाजी भी नहीं करना है, सोच समझ के ही प्रश्न को करना है, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम कवर होगा जीएस में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हिंदी, हिंदी को पकड़ना है, ठीक है, हिंदी के पोर्शन के बाद फिर आपको मैथ या रीजनिंग, ठीक, मैथ या रीजनिंग पकड़ना हो, जितनी जल्दी हो सके हिंदी और जीएस के पोर्शन को कवर करना है, जितनी जल्दी हो सके, और इतना जल्दी भी नहीं करना है कि आप प्रश्न को गलत कर दें, बहुत ही धैर्य के साथ हल करना है। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, क्योंकि इसमें आपको प्रश्न को समझना है, उसे सॉल्व भी करना है, कैलकुलेट भी करना है, तो मैथ और रीजनिंग ये समय को ज्यादा खींचती है, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। कुछ एक्यूरेसी हो गई, जैसे सटीक आंसर निकालना, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो हमारे एग्जाम को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको दोस्तों जो बुक है वो किसी भी प्रकाशन की आप बुक ले सकते हैं, आप चॉइस कर सकते हैं बुक स्टॉल पे देखकर, ठीक है। और आपको कई सारी बुक्स नहीं पढ़ना है, जो बुक आपने ले ली है उसी में से ही पढ़ना है, ठीक है, उसी से ही तैयारी करना है। अक्सर बच्चे ये बुक ले ली, वो बुक ले ली, अलग अलग तरीके दिए होते हैं, अलग अलग पैटर्न दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एक ही बुक से पढ़ना है कंसंट्रेट होकर, जीका की बुक आती है आपकी, घटना चक्र की, ठीक है, और कोई भी करंट अफेयर्स की ईयरली बुक ले सकते हैं, ठीक है। और हिंदी के लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे की बुक ले सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग की आप कोई भी ले सकते हैं, अरिहंत की ले सकते हैं, कई प्रकाशन की बुक हैं, आप बुक स्टॉल पे जाके आप उसे देख सकते हैं, जो आपको इजी वे में लग रही है बुक, जिससे आपको लग रहा है कि नहीं इसमें अच्छा समझाया गया है, तरीका अच्छा दिया गया, वही बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसकी भी आप बुक ले सकते हो, उसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट पर एग्जामिनेशन में उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष जानकारी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपको वो भी तैयार करना है। और यदि जैसे हमारे जो समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, कोई युद्ध हुआ, जैसे कोई समझौता हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो देश शामिल होते हैं, ठीक है, उन देशों की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, वहां के प्रधानमंत्री क्या हैं, कौन है, इन सब चीजों को भी हमें एक नजर में देखना है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी जरूर ले लेना है। ये कहाँ हो रहा है, कोई सम्मेलन है कहाँ हो रहा है,
क्यों हो रहा है, ठीक है, कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, जो देश भाग ले रहे हैं उसमें, ठीक है, तो उनकी जो मुद्राएं हैं, राजधानियां हैं, ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और जैसे वहाँ पर कोई विशेष स्थल है उससे संबंधित जानकारी हम जरूर हासिल कर लेंगे। जैसे कोई युद्ध हुआ, ठीक है, तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं, फला युद्ध के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो उन सब चीजों को हमें थोड़ा डीपली पढ़ लेना है, क्योंकि संभावना यही रहती है कि प्रश्न किसी भी परीक्षा में जो करंट में हो रहा है उससे संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। और आपको इतिहास है, ठीक है, हिस्ट्री है, आपको आधुनिक हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्ट्री उसे आपको कवर करना है, और साथ में आपको जो आपकी पॉलिटी, ठीक है, उसे भी आपको कवर करना है, ठीक है। तो तैयारी आपको उन्हीं बुक से करना है जो अच्छे से आपको समझाने में सक्षम हो, ठीक है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। चला, चार भाइयों का, चार भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्र में उनकी मां की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी होती है, 5 वर्ष की बढ़ोतरी होती है। तो माँ की उम्र बताइए, तो माँ की उम्र वर्षों में बताइए, ठीक है दोस्तों, इसे पढ़ना समझना। देखिए दोस्तों, अगर चार भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है तो प्रश्न अनुसार, तो आपको सूत्र याद रखना, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत डाट करते हैं, औसत होगा 12 वर्ष है और कुल योग संख्या कितनी, 4, तो हो जाएगा कुल आयु लिख सकते हैं इसे योग को, कुल आयु हो जाएगी 48 वर्ष। 4 का 12 में गुणा कर दे, 12 चौको 48, ठीक है। कुल आयु यानी 4 भाइयों कुल आयु हो गई 48 वर्ष, औसत थी 12, ठीक है। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, औसत है 12, कुल योग बटे कुल संख्या, संख्या 4, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र शामिल कर दी जाए, यानी कि 48 में उनकी माँ की उम्र, वही हमें ज्ञात करना है, उनकी माँ की उम्र, माना माँ की उम्र x है, ठीक है। तो औसत में जब उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाएगी 48 में, तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि पहले 12 था अब हो जाएगा 17। तो प्रश्न अनुसार देखते हैं, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि औसत में 5 की वृद्धि हो जाएगी, 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाएगी। 12 पहले औसत था 12 वर्ष, अब है 5 और 5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, तो अब 12 5 17, तो औसत में देखिए वृद्धि हो गई। क्या कह रहा है प्रश्न, औसत में 5 की वृद्धि हो जाएगी जब माँ की उम्र शामिल करेंगे, यानी कुल योग 48 था, अब औसत वृद्धि कब हुई, जब माँ की उम्र को शामिल कर लिया x, माँ की उम्र x मानी ना। अब यही दोस्तों ध्यान देने की बात है, संख्या कुल योग बटे कुल संख्या, तो पहले 4 भाई थे,
अब उनमें माँ की भी उम्र शामिल कर ली गई, तो कितने लोग हुए? 5 लोग। तो हमें यहाँ 5 लिखना है, ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर आप प्रैक्टिस करें, समझे इसे, और इसी टाइप के अन्य जो प्रश्न है उनको आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको पर डे एक चैप्टर को जरूर कंप्लीट करना है, कोई भी चैप्टर हो, औसत हो या काम समय हो या चाल दूरी हो, चाल समय दूरी हो, या मेंसुरेशन हो, या प्रतिशत हो, या साझा हो, या XYZ कोई भी चैप्टर हो, आपको एक दिन में एक चैप्टर आपको रिवाइज करना है, ठीक है, अपनी तैयारी के अनुसार, ठीक है। देखते हैं, अब देखिए दोस्तों, ये क्रॉस गुणा कर देंगे, 5 का गुणा 17 में करेंगे तो हो जाएगा 17 25 85 बराबर 48 धन x, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर 85, 48 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 85 ऋण 48, ठीक है। तो 85 में से 48 घटाएंगे, आपका कितना हो जाएगा? 15 में से 8 गए 7, ठीक है, 7 में से 4 गए 3, 37 बस, ठीक है। देखिए दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप इसे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देने की बात है, ये 5 जो बढ़ रहा है, ठीक है, और ये माँ की उम्र बढ़ रही है, और प्लस यहाँ औसत में 5 की वृद्धि हो रही है। तो हमें सूत्र याद रखना, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए औसत पहले था 12, फिर से आपको समझा देते, औसत था पहले 12, ठीक है, 4 भाइयों का, तो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, तो 12 औसत 4 भाइयों की संख्या है, तो कुल आयु हो जाएगी 48 वर्ष। कह रहा माँ की उम्र शामिल कर ली गई, तो जब 48 में माँ की शामिल, माँ की उम्र ही हमें मालूम करना है, तो माँ की उम्र x मान ली, इसमें हमें 48 में x को जोड़ना है, और तब कह रहा है औसत में 5 वर्ष की वृद्धि हुई, तो 12 5 17, औसत ये 17, कुल योग बटे संख्या, तो संख्या पहले 4 थी, अब माँ की उम्र शामिल होगी, संख्या 5 हो गई, इसे कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो गया 37%। देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं एक और प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। यदि इनमें टीम के कप्तान की, यदि इनमें टीम के कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए, आयु भी शामिल कर ली जाए, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो औसत आयु बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात करें। दोस्तों, ये जैसे पहले का प्रश्न बताया मैंने, माँ की उम्र वाला, सेम उसी तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। आप सीधे सीधे भी सॉल्व इसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 26 बराबर 12 गुणा 25 यानी x
बटे 13, ठीक है। तो 26 गुणा 13 बराबर 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 36, ठीक है। धन x 13 का इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा आपका 38, यानी कि जो कप्तान की उम्र 38 वर्ष है, ठीक है दोस्तों। इसे यदि आपने अच्छे तरीके से समझा है, सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, तो आपको सीधे यहीं आना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों में अक्सर ट्रिक्स भी काम नहीं आती है, बस यहीं पर थोड़ा सा फर्क कर दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। बच्चों की जो क्षमता है उसको जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि लोग अक्सर बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है, हमें प्रश्न को समझना, मैथमेटिक्स में रटना नहीं है, केवल आपको जीएस वगैरह में आपको रटना है, हिंदी में रटना है, उसमें आपको याद करना है। हिंदी में भी आपको कुछ चीज समझनी पड़ती है, ठीक है। और रटने की कुछ ही चीजें हैं जो आप उन्हें याद करें, रटे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसे ये समझने का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप प्रश्न यदि आपको समझ में आ गया, आपको लगाने का तरीका मालूम है, सॉल्व करने का तरीका मालूम है, तो आप सीधे यहाँ आएंगे, सीधे आप सॉल्व करेंगे, सीधे आंसर निकालेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी को बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, आप डिटेल में आप इसको सॉल्व करके समझेंगे, सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। औसत के चैप्टर को मैथमेटिक्स की बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, एक दिन में एक चैप्टर आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। हर तरीके क्वेश्चन लगाना, हर तरीके का, हर टाइप का क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आपको किसी भी चैप्टर का सॉल्व करना है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मैथमेटिक्स में परफेक्ट होंगे, ठीक है। एक प्रश्न और देख लेते हैं फटाफट औसत का, फिर देखते हैं अगला चैप्टर समय और काल। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। तीन अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु क्या होगी? तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु क्या होगी? तीन अन्य, ठीक है, 3 अन्य, ठीक है। तो 5 लड़कों की औसत आयु, ठीक है। देखिए शॉर्ट में से हल कर सकते हैं, 12 पंचे 60, 16 दिया 48, ठीक है। 8 ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 13 सही 1/2, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने प्रश्न को समझ लिया और सीधे कैलकुलेट कर दिया, दिमाग में ही मैंने कुछ गुणा कर लिया, गुणा भाग जो भी प्रश्न कह रहा है सीधे हमने। और आप यदि चाहें, आपको अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप सीधे इस पे भी पहुंच सकते हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कंसंट्रेट होकर, और उसको मन ही मन में सॉल्व करना है। तो मन ही मन में तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आपको समझा भी देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन, कुछ बच्चे इसे नहीं समझ पा रहे हैं, जो होशियार बच्चे होंगे इसे समझ गए होंगे, ठीक है। कह रहा 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो हम जानते हैं औसत बराबर होता है
कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, इस सूत्र को दिमाग में रखना है। तो कह रहा है 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, औसत की जगह दिया 12 और कुल आयु, हमें यहाँ पर आयु की बात हो रही तो कुल आयु लिखेंगे बटे 5 लड़कों की संख्या है 5। ठीक है, तो 5 लड़कों की कुल आयु, 5 लड़कों की कुल आयु 12 पंचे 60 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब आगे कह रहा है 3 अन्य लड़कों की औसत आयु, तो 3 अन्य लड़कों की औसत आयु है 3, तो औसत की जगह रखेंगे 16 औसत 16 औसत बराबर कुल आयु बटे संख्या, कह रहा 3, तो आपका हो जाएगा कुल आयु बराबर 16 की 48 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है ये क्या है, ये 3 लड़कों की कुल आयु, 3 लड़कों की कुल आयु है 48 वर्ष, ये आपकी 60 वर्ष। तो कह रहा है सभी 8 लड़कों की औसत आयु। ठीक है, तो 8 लड़कों की औसत आयु, यानी कि 5 लड़कों कुल आयु 60 वर्ष। ठीक है, 3 लड़कों की कुल आयु 48 बटे लड़के कितने हैं 8, बराबर हो जाएगा 108 बटे 8, आंसर आ जाएगा 13.5 या 13 सही 1 बटे 2 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं प्रश्न को, आपको डिटेल में समझा दिया है मैंने। ठीक है, और जो बच्चे से समझ रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप डायरेक्ट देखने पर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही औसत से संबंधित प्रश्नों के संबंध में। अब आप अपने बुक से इस एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। यदि कोई समस्या हो या कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए, ठीक है, इस तरीके को हम फ्लैश करेंगे अपने वीडियो में।